हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी करवाऊंगी। इसमें जो मैंने अभी पहले ना यूनिट 9 स्टार्ट करी है, जिसके ये 3 क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 3 क्वेश्चंस ऐसे, अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर लिया तो इस यूनिट में अगर और कुछ भी आता है ना, तो आप इन आंसर से रिलेट करके उसको लिख पाएंगे। दो मैं अभी आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं, आपकी हेल्प मिलेगी आपको प्रैक्टिस करने में। तो इसीलिए मैं इस टाइप से क्वेश्चंस लिख के अब आपको करवा रही हूँ। जैसे देखिए, ये 3 क्वेश्चन जो हम करेंगे वो यूनिट 9 के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इक्विटी एंड इक्वेलिटी एंड हाईलाइट देयर डिफरेंसेस। दोनों के बीच के डिफरेंस, पहले तो इनका मीनिंग बताना है और उसके बाद में इनके बीच के डिफरेंसेस हाईलाइट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है वर्क लाइफ बैलेंस एंड इट्स चैलेंजेस। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे कौन कौन से टाइप के मॉडल्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस आपको लिखना है और जो वर्क लाइफ के मॉडल्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपकी बुक है, वेट अ मिनट। ये है आपकी बुक BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला, डिफाइन इक्विटी और इक्वेलिटी और हाईलाइट देयर डिफरेंसेस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से करेंगे। कंसेप्ट देखिए, तो इक्विटी इज़ हायर ऑर्डर ऑफ वर्चू। इट इज़ अ वर्चू ऑफ बीइंग जस्ट, फेयर एंड इवन हैंडेड एंड impartial. Equality is like a state where everyone gets the same deal. For example, when we are talking about gender equality, it means that the men and women are treated equally, given the same treatment and have same access of resources. शॉर्ट में आपको बताती हूँ, इक्वेलिटी का मतलब होता है कि सबको बराबर का अधिकार देना। कोई भी चीज़ आपके पास में, मानिए 4 रोटी हैं और आप टोटल ना 4 जने में आपने वो चारों रोटी इक्वल बांट दी। मीन्स कि चारों को एक एक रोटी आपने दे दी, तो वो चीज़ जो होती है ना कि आपने इक्वल डिवीज़न किया, एक को एक, दूसरे को एक, तीसरे को एक, ऐसे चारों में एक एक रोटी का जो डिवीज़न आपने किया वो इक्वेलिटी होता है। वहीं और अब इक्विटी समझिए, इक्विटी का मतलब होता है जिसको नीड है उसको दे के आपने इक्वल कर दिया। मानिए वो जो 4 रोटीज़ थी उसमें से कोई ऐसा इंसान, उन 4 कैंडिडेट में से कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको बहुत कम भूख लगी हो, जिसका हाफ रोटी से काम चल जाए। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे भूख ही ना हो। लेकिन जब आप इक्वल देने पे बात करते हैं ना, इक्वेलिटी पे, तो आपको चारों को एक एक देनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इक्विटी की बात करते हैं तो उसमें से जिसको कम भूख है उसको आपने हाफ रोटी दे दी, जिसको बिल्कुल भूख नहीं थी उसको आपने दी नहीं, और जिनको ज़्यादा भूख लगी थी तो बची हुई रोटी का डिवीज़न आपने उन लोगों में कर दिया। तो इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितनी नीड है या जिसको नीड है इक्वल लाने के लिए, आपको जिसको ज़्यादा देना पड़े तो आप ज़्यादा दे दो, कम देना पड़े तो कम दे दो, उसे हम इक्विटी कहते हैं। और इक्वेलिटी का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको सोर्सेज को सब में इक्वली डिवाइड करना। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो SC ST जो स्केड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जो कास्ट सिस्टम है, उसमें एक तरीके का ना कंजर्वेशन दे दी है। तो उसमें क्या चीज़ होती है, वो इक्विटी आती है, ताकि जो आपके पिछड़े हुए वर्ग होते हैं वो बाकी की सोसाइटीज़ के इक्वल आ पाए, तो उसे हम इक्विटी कहते हैं। और जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको राइट्स हैं कि फ्रीडम का राइट है सबके लिए, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, अपने थॉट्स को रख सकता है, किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आती है आपकी इक्वेलिटी में, जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, सब लोग सेम समान होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ इट मीन्स दैट मैन एंड वुमेन, अब देखिए जो इक्वेलिटी है वो यहाँ पे है कि मैन एंड वुमेन को ट्रीट किया गया इक्वली, सेम डिपार्टमेंट में, सेम पोस्ट पे, तो उनका जो बेसिक पे है या फिर जो काम है वो सब इक्वल दिया गया, तो वो चीज़ आती है आपकी इक्वेलिटी में। और जो इक्विटी होता है उसका मतलब यही हो गया कि सोसाइटी में आपने जो सोर्सेज हैं उसको इस तरीके से डिवाइड किया कि कोई भी जो पीछे ना रहे और कोई भी बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाए। नाउ इट टॉक अबाउट फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज। जो इक्विटी है ना, इसका मतलब होता है जो रिसोर्सेज है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। व्हेन वी से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन वी इंडिकेट दैट द रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द नीड। अब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि जिसकी जितनी नीड है, नीड्स के अकॉर्डिंग और लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वो चीज़ आती है आपकी इक्विटी में। व्हेन वी से इक्वेलिटी, द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। और इक्वेलिटी
की बात करें तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वल लेवल पे डिवाइड करना। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको यही चीज़ बता रखी है, जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ना सब्सिडी दे रखी है पुअर और नीडी पीपल्स के लिए, तो वो चीज़ इक्विटी है कि बाकी के जो ग्रुप्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनसे वो लोग कम्पीट कर पाएँ या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएँ। तो ये चीज़ इक्विटी में आ गया। वहीं पे सेव अ लार्ज चंक्स ऑफ वुमेन। अब इससे देखिए जो एलपीजी और इसकी सब्सिडी जब दी हुई हमारी गवर्नमेंट ने, तो इससे उन्होंने बहुत सारी विमेंस को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचाया है। क्योंकि अगर एलपीजी पे सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो ऑब्वियसली वो चूल्हा या ये सब वुड वगैरह का फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करेंगे, जिससे धुआं होगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन तो फैलेगा ही फैलेगा, पर्सनल लेवल पे उनकी हेल्थ को भी काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो इससे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक इक्विटेबल एटीट्यूड दिया है गवर्नमेंट ने उन विमेंस को या उस सोसाइटी को। इक्वेलिटी इज टॉकिंग अबाउट ट्रीटिंग एवरीबडी इन अ सेम वे एंड इक्वल वे। तो इक्वेलिटी का मतलब जैसे बाय लॉ हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे किसी में कोई बायसेस नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो वो चीज़ आती है आपकी इक्वेलिटी में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है वाई इक्विटी एंड इक्वेलिटी आर इंपॉर्टेंट। जो इक्विटी और इक्वेलिटी है ना वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वजह ये है कि जो हमारा भारत देश है उसमें बहुत सारी वैरायटी के लोग रहते हैं, अर्बन भी हैं, रूरल लोग भी रहते हैं, और प्लस द सोसाइटी इज़ एक्सट्रीमली हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे टाइप के लोग और चीज़ें हैं, तो उसे हम हेट्रोजीनस कहते हैं। डाइवर्स डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। सोशो कल्चर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स विच मेक इज लेयर एंड सो डिफ्रेंशिएटेड वर्क। और जो डिवीजन हमारे भारत में, जैसे आपको बहुत सारी कास्ट के लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग धर्मों के लोग देखने को मिलेंगे, एथनिक वे पे या जो भी उनका कल्चर होता है उस अकॉर्डिंग उनकी ड्रेसिंग होती है, लैंग्वेज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। तो ये सब आपको जो होता है ना चेंजेस, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए इक्विटी और इक्वेलिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी धर्म के लोग किसी वजह से पीछे ना हो जाए, इसलिए इसको इक्वेलिटी में डाला जाता है। और कोई भी अगर मानिए अंडर पॉवर्टी है, गरीबी रेखा से नीचे है, या किसी की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे के, लाइक मुफ्त का अनाज दे के, या फिर कुछ और रिसोर्सेज जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में ओपीडी दे के, तो वो उनको बाकी कम्युनिटीज़ या सोसाइटी के साथ में मैच करवा देती हैं। तो इसलिए इक्विटी और इक्वेलिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे इक्विटी बेसिकली रिकॉग्नाइज द डिफरेंट नीड्स एंड requirements of the people and attempt to counter-erect the unequal individuals opportunities. Equality on the other hand talk about treating everybody in the same equal way. तो equity basically needs और requirements के according distribute करी जाती है, और equality का मतलब है सबको सेम तरीके से आपको equate करना है। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। देखिए, आपके अपने घर में आप आइसक्रीम लेकर आए, तो आपके घर में जितने कैंडिडेट थे आपने उन सब में इक्वली आइसक्रीम को कटोरी में डाल के दे दिया। तो ये चीज़ होता है इक्वेलिटी, कि आपने किसी को भी पूछा नहीं, किसी को भी छोड़ा नहीं, सबको आपने इक्वली डाल के दे दिया जितना भी आपके पास में रिसोर्स था। और इक्विटी की बात करें तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आइसक्रीम नहीं पसंद करते हो, या उस टाइप की जो आप लेकर आए वो वाला फ्लेवर उनको पसंद नहीं हो, तो वो नहीं खाएंगे। तो आपने क्या किया, जो अमाउंट बचा, जितने लोग बचे उनमें उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये चीज़ आती है इक्विटी, कि जिसको नीड थी आपने दे दी, जिसको नीड नहीं थी उसको नहीं दिया। और यहाँ पे पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे इक्विटी डिमांड्स फेयरनेस अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन। जो इक्विटी होता है वो एक तरीके की फेयरनेस को डिवाइड करती है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। जैसे कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं, अब इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया जाता है। अब मानिए जैसे कि ना सबको इक्वल अमाउंट का टैक्स पे करना हो, तो अब जिनकी सैलरी कम है उनके लिए तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। जो जितना ज़्यादा अर्न करेगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर फार्मर्स होते हैं जिनका ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती तो उनको कम देना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है, जैसे फार्मर्स का स्पेशली, कि नेचुरल डिज़ास्टर, मौसम, क्लाइमेट की वजह से उनकी क्रॉप जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उनका जो टैक्स होता है उसको काफ़ी तरीके से माफ़ कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपकी इक्विटी में आती है। मीन्स कि एक तरीके का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उससे आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट आता है इक्वेलिटी। अब वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं। तो इस सब के लिए भी इक्वेलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे रेस, कास्ट, रेस का मतलब होता है कलर बेसिस पे जो होता है ना, गोरे और काले लोगों का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कास्ट, सेक्स के बेसिस पे। तो ये सब में इक्वल ट्रीटमेंट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका टॉपिक था या पॉइंट था, इक्वेलिटी एंड इक्विटी एंड इक्वेलिटी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ अब हम नेक्स्ट इसमें करते हैं नेक्स्ट जो है ना वो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए ये रहा आपके पास में थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को बाद में करवाती हूँ, पहले थर्ड कर लीजिए। मॉडल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं और आपको डिफरेंसेस लिखने हैं, मॉडल्स को एक्सप्रेस करना है वर्क लाइफ बैलेंस की। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 वो दे रखे हैं मॉडल्स। वैसे तो मॉडल तो 4 हैं, एक थ्योरी आपको दे रखी है मॉडल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंसेस। फर्स्ट मॉडल है स्पिल ओवर मॉडल, सेकेंड वन इज़ कंपनसेशन मॉडल, थर्ड वन इज़ सेगमेंटेशन मॉडल, फोर्थ वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल मॉडल एंड नंबर 5 इज़ बॉर्डर थ्योरी। तो ये टोटल 4 मॉडल और एक थ्योरी आपको दे रखी है और ये 5 चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट आता है स्पिल ओवर मॉडल। देखिए इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि स्पिल ओवर बिटवीन वर्क माइक्रो सिस्टम एंड द फैमिली माइक्रो सिस्टम। ये बेसिकली क्या होता है, वर्क टू द अदर एंड वर्क फॉर फैमिली। देखिए कई बार होता है कि आप या तो फैमिली को अच्छे से संभाल सकते हैं या अपने जो वर्क सिस्टम होता है, ऑफिस है, कलीग्स है, उनको ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं। दोनों में जो एक तरीके का साइमेंटेशन आपको रखना पड़ता है वो स्पिल ओवर मॉडल में आता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पिल ओवर, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स कि हाँ आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि दोनों ही चीज़ों को, फैमिली प्लस ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल सकते हैं। और एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि आप दोनों में से एक चीज़ को संभाल सकते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से लड़ाई या फिर आर्ग्यूमेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। Positive spillover refers to the fact and positive outcomes and accomplishment in one domain may bring the same satisfactions and experience in the other domain। मानिए पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे कि आपका जो ऑफिस वर्क है वो बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी इनकम वगैरह काफ़ी अच्छी है और उस चीज़ को आपकी फैमिली भी एडजस्ट करती है, कॉपरेट करती है आपकी फैमिली भी आपके साथ में। तो आपके साथ में कोई भी नेगेटिव साइड नहीं आएगा। आप उन्हें टाइम नहीं भी देते तो वो चीज़ वो फैमिली एडजस्ट कर पाती है क्योंकि आपकी सैलरी इतनी इनफ है कि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो एटलीस्ट पूरी हो पा रही है। तो ये एक तरीके का पॉजिटिव स्पिल ओवर हो गया। वहीं पे जो नेगेटिव स्पिल ओवर होता है वो डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम आप एक जगह पे फेस कर रहे हैं। मानिए ऑफिस में आप डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन आपके इमोशंस को आप अपनी फैमिली पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं या वो चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो आपकी फैमिली पे पड़ रहा है। तो उसकी वजह से नेगेटिव स्पिल ओवर हो गया कि आप दोनों में से कोई भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए या फिर दोनों में से आप एक चीज़ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, तो वो स्पिल ओवर का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। मानिए फैमिली में वर्कलोड कम है और ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप नेगेटिव है, लेकिन फैमिली में आके आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आप अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को सेपरेट रख पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में बताता है। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन मॉडल। कंपनसेशन मॉडल का मतलब होता है पीपल ट्राई टू मेकअप फॉर डेफिशिएंसीज इन वन फील्ड बाय कंपनसेशन फॉर देम इन द अदर। अब इसमें क्या होता है, लोग ट्राई करते हैं कि हम ना एक चीज़ को अच्छे से कर लें, दूसरी चाहे चीज़ छोड़ दें। मानिए आप ये अपना एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जब आपके एग्ज़ाम्स होते थे 10th 12th क्लास में, स्पेशली स्कूल लाइफ में, तो उस टाइम पे आप सॉरी ज़्यादा फ़ोन हिला दिया मैंने। देखिए जब स्कूल टाइम में आपके एग्ज़ाम्स होते थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आपकी ट्यूशन है ना तो आप ट्यूशन का होमवर्क छोड़ देंगे एग्ज़ाम के चक्कर में। अगर ट्यूशन पे कोई टेस्ट है तो आप क्लास वर्क छोड़ देते हैं अपनी ट्यूशन के चक्कर में। तो ये चीज़ होती है कि आप दोनों में से ना एक चीज़ को कर पाए और दूसरी चीज़ में आपकी जो डेफिशिएंसी है वो देखने को मिली। अब यहाँ पे आपको यही चीज़ बता रखी है कि कोई भी एक, जैसे कि मानिए आप कहीं पे काम में बिज़ी रहते हैं तो आप उस वर्क को ज़्यादा टाइम दे देते हैं और जो सोसाइटी है या जो कम्युनिटीज़ है जहाँ से आपको घर काम के अलावा जो आपके पास में आते हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं या बाकी की आसपास की सोसाइटी आप जहाँ पे रहते हैं, तो उनसे आपका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसको कहते हैं कंपनसेशन मॉडल कि दोनों में से आपने एक चीज़ को कर लिया। या फिर आप सोशल वर्क में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि आपको अपने काम के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ आती है कंपनसेशन थ्योरी में। जो कंपनसेशन थ्योरी होती है इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है, जैसे कि एक होता है सप्लीमेंटल और एक होता है रिएक्टिव कंपनसेशन।
का मतलब होता है जिस चीज़ में आप अपना डिससेटिस्फाई कर पाते हैं एक रोल में, या फिर दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए या उनके एक्सपीरियंस को फुलफ़िल करने के लिए आप उसमें पूरा अपने आप को झोंक देते हैं। जैसे कि आप सारा दिन अपना ऑफ़िस का काम करते रहें कि आपको अपने ऑफ़िस में बेस्ट देना है, अपने अपने बॉस को एकदम अच्छे से अच्छा आपको समझाना है, और वहीं आप घर का कोई काम नहीं करते। घर पे अगर आपकी नीड भी है तो आप उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि आप वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आती है आपकी सप्लीमेंशियल कॉम्पनसेशन में। इसके अलावा जो रिएक्टिव कॉम्पनसेशन होता है, व्हेन एन इंडिविजुअल एंड अनडिज़ायरेबल एक्सपीरियंस एट वर्क एंड कंपनसेटेड बाय एंगेजिंग इट डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इज़ अ नॉन वर्क डोमेन। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है, व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ अनडिज़ायरेबल एक्सपीरियंस एट वर्क एंड कंपनसेट इट एंगेजिंग इट डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस। देखिए, जैसे कि मानिए आपका ना ऑफिस में एक लिमिटेड काम है और वहाँ पे आप स्टिल और एक्स्ट्रा टास्क कर रहे हैं जहाँ पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है या जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों में घुस रहे होते हैं, तो वो चीज़ आती है आपकी रिएक्टिव कॉम्पनसेशन में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन मॉडल। सेगमेंटेशन का मतलब, जैसे आपने शायद से अर्थवॉर्म की बॉडी देखी होगी या फिर कुछ ऐसा आपने देखा होगा जिसमें ना सेगमेंट्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे पार्ट्स बने होते हैं, ये होता है सेगमेंटेशन मॉडल। तो विच अज्यूम दैट द बोथ वर्क एंड फैमिली डू नॉट अफेक्ट ईच अदर एज दे आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये वाला जो टाइप है ना, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि मतलब आप इतने मैच्योर इनफ हैं कि आप अपने वर्क लाइफ और फैमिली दोनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करें। जो आपका वर्क का प्रेशर वो अपनी फैमिली पे नहीं डालते, और जो आपके फैमिली इश्यूज़ है, पर्सनल इश्यूज़ हैं, उनको आप अपने काम पर नहीं आने देते। तो ये चीज़ होती है सेगमेंटेशन मॉडल में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड द वर्क स्फेयर एंड द पर्सनल एस्पेक्ट एसेंशियली डिफरेंट इन terms of space, times and functions. However, this may be difficult propositions to achieve. The model may not have empirical support. अब ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो गया है, और अगर जैसे हम टेक्नोलॉजी को देखें तो ये कहीं ना कहीं ईजी भी है, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपने रिलेटिव्स के टच में आप आते हैं, आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सेगमेंटेशन मॉडल में यही चीज़ आती है जब आप दो चीज़ों को साथ में देखते हुए चलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मॉडल में क्या होता है, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो भी आप अर्निंग करते हैं तो स्टार्टिंग बेसिक से होती है, लेकिन उसके बाद में आप धीरे धीरे इस चीज़ में घुस जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मॉडल प्रपोजेज दैट एक्टिविटीज़ इन वन स्फेयर फैसिलिटी सक्सेस इन अदर। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द वर्क बिकॉज इट मेक्स पॉसिबल प्रोक्रीम फैसिलिटीज़, प्लेजर्स, लग्जरीज इन लाइफ लाइक कार्स, प्रॉपर्टीज़, वर्ल्ड ट्रिप्स एक्सेट्रा। अब देखिए, पैसा ना सबको चाहिए होता है, ऑब्वियसली सबको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी एकदम लग्जरी लाइफ हो, अच्छी अच्छी कार्स में घूमे, ट्रिप्स पे जाए। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत दो तरीके से हो सकती है, या तो स्मार्टनेस या हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क में भी कई बार ऐसा होता है कि आप इन चीज़ों के पीछे इतना भागने लग जाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कि इतना पीछे कोई इसके भागने लग जाता है पैसे, वेल्थ के पीछे, कि उसे ना अपनी हेल्थ का ध्यान रहना होता है, ना फैमिली पे फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से सिर्फ वो एक ही चीज़ को संभाल सकते हैं। मानिए पैसा बहुत ज़्यादा फिर भी एक बार उसने कमा लिया, लेकिन वो बाकी की जो चीज़ें होती है, बाकी के जो रिलेशंस होते हैं, उनको खो देते हैं। तो ये चीज़ आती है आपके इंस्ट्रूमेंटल मॉडल में। इसके बाद में नेक्स्ट आती है बॉर्डर थ्योरी। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो डेली बेसिस पे अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं, मेकिंग ट्रांजिशन बिटवीन देयर टू वर्ल्ड्स। The main propositions of theories that work and family constitute different domains, but one can influence each other. Border theories hypothesis work and family as two different but interactive environment that people have associated with terms of guidelines, emotions, values. देखिए, जो फैमिली और वर्क है ना, दोनों से ही कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आपका सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आपकी फैमिली चलती है, दूसरा आपका पीस ऑफ माइंड है जिससे आप अपना जो आपके इमोशंस है, मानिए किसी में नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, वर्क वो लोड बहुत ज़्यादा है तो कुछ नेगेटिव हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली में जाके टाइम स्पेंड करके काफ़ी अच्छा फील कर पाते हैं। तो इनके बीच में एक बॉर्डर होता है जो कि दिखता तो नहीं है, लेकिन वो जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो वर्क कर जाती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखा है कि ये जो बाउंड्री होती है ना, बॉर्डर जो होता है फैमिली और वर्क के बीच में, ये बहुत ही अनविजुअल होता है, दिखता तो नहीं है, लेकिन अगर जो इसको मेंटेन करके चलता है तो वो उसके बिहेवियर से ही समझ में आ जाता है। तो ये कुछ मॉडल्स और थ्योरीज थी आपके पास में। इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने बोले थे जिसमें से 2 करवा दिए। सेकेंड क्वेश्चन है वर्क लाइफ बैलेंस एंड इट्स चैलेंज। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है और उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको मॉडल समझाया ना, इन्हीं से आप रिलेट करके आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पेज पे इसका आंसर दिखा देती हूँ क्या होता है ये।
यहाँ पे आपको दे रखा है वर्क लाइफ बैलेंस इज चैलेंज। इसे आपने 4 पार्ट्स में डाला हुआ है, जैसे साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, साइकोलॉजिकल जो बेसिकली ब्रेन माइंडसेट से रिलेटेड होते हैं, सोशियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल, या फिर फिजिकल आउटकम। फिजिकल आउटकम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप तभी फिजिकली और मेंटली जब आप फिट होते हैं तभी आप कोई काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस में क्या चीज़ आती है? एक तो फ्रस्ट्रेशन आता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी और डिप्रेशन है। चारों ही चीज़ों से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे। फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको कोई टारगेट वर्क मिला या कोई गोल है जिसको आप अचीव नहीं कर पाए टाइम की वजह से, या किसी भी वजह से आप उसको अचीव नहीं कर पाए, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब जैसे कि आपने कोई चीज़ पढ़ने का सोचा, लेकिन आपके घर वालों ने आपको काम पे काम बता दिए जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए, तो आप ना एक इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि वो चीज़ आप करना तो चाहते हैं बट आप नहीं कर पाए। बहुत सारी वजह उसके पीछे हो सकती हैं, तो ये चीज़ होती है फ्रस्ट्रेशन। या फिर लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते ना, तो भी हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है, भले उसमें गलती हमारी हो लेकिन फिर भी हम एक फ्रस्ट्रेट और इरिटेट से रहते हैं। या आपको कोई आपकी फेवरेट चीज़ नहीं मिली जिसको लेके आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं और वो फ्रस्ट्रेशन आप किसी और पे निकाल देते हैं। इसके बाद में आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब भी यही चीज़ हो गया, एक तरीके का प्रेशर आपके ऊपर आ गया, चाहे वो घर का काम हो या फिर वर्क लोड हो, जिसकी वजह से आपके पास में एक तरीके का स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है। एंजाइटी का मतलब हो गया कोई किसी तरीके का फियर, जो अगर आप अपना काम नहीं कर पाए तो क्या होगा, जैसे ये चीज़ ना सबके साथ में होती है। एंजाइटी सब में आना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अगर आप कोई काम करते हैं, मानिए आपके एग्ज़ाम है, उससे पहले हम पढ़ते नहीं है, लेकिन 2-3 दिन पहले हमें ऐसा लगता है कि आप ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, और फिर अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि पता नहीं पास भी हो पाएंगे कि नहीं, स्कोर हो पाएगा या नहीं। तो एंजाइटी फियर आता है रिजल्ट का कि वो चीज़ क्या होगी, या फिर फेल हो गए तो घर पे क्या बोलेंगे, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे। तो इस तरीके की जो फीलिंग होती है ना, फियरनेस जो होता है, वो एंजाइटी होता है, और ये मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। या फिर कोई गोल आपका हो वो नहीं अचीव कर पाए, तो ये चीज़ आपकी एंजाइटी में आती है कि आपको एक तरीके का फियर अंदर ही अंदर आने लग गया। डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जब होती है ना, स्पेशली जब एंजाइटी होती है, तो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। कोई चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, या फिर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप खुद को दोबारा से खड़े कर पाएँ, तो ये चीज़ें आपकी डिप्रेशन में आती हैं। तो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस में आप 4 लिखेंगे, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। देखिए ये जो आंसर है ना, इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी जो मेन हेडिंग्स है उनको आप डेफिनेटली याद रखिए। अगर और आप नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपको जो मेन हेडिंग्स है ना वो काफ़ी अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। सोशल लेवल पे क्या क्या आता है? एक तो लाइफ रोल और वेल बीइंग आता है, और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर डिस्टर्ब्ड फैमिलीज़ हो गया, या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो गया, वर्क हैंगओवर हो गया, या फिर नीड फॉर होम बेस्ड केयर फॉर एल्डरली हो गया। तो सोशल लेवल पे ये F तक के आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट इसमें दे रखा है लाइफ रोल एंड वेल बीइंग। तो इसमें देखिए क्या चीज़ आपको बता रखी है कि आप ना अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या फिर आपके फैमिली कलीग्स हैं, उनके बीच में एक तरीके का एक रिलेशन होता है जिसको आप काफ़ी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो काम की वजह से फैमिली छूट रही है या फैमिली की वजह से काम छूट रहा है। तो ये चीज़ होती है लाइफ रोल और वेल बीइंग में। वैसा ही सेम जो होता है ना, वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आता है, या तो आपके काम की वजह से फैमिली इम्पैक्ट होती है या फैमिली की वजह से आपके काम पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो उसे हम वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और इसमें भी बहुत सारी स्टडीज़ करी गई हैं कि अगर आपका जो वर्क लाइफ होता है, जो आपके स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो जो आपके बॉस होते हैं वो इस चीज़ का काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर वो आप पे ज़्यादा वर्कलोड ना दें तो हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को पूरी तरीके से टाइम दे पाएँ। प्लस कुछ एम्प्लॉयज़ का भी होता है कि उनका काम भी नहीं होता, फिर भी उनको उस काम में घुसना होता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस माइंड पे आता है। और जब माइंड पे स्ट्रेस होता है, अगर आप खुश नहीं होंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश नहीं कर सकते हैं। तो ये आता है आपका वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट आपका इन टेक्स्ट में जो इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। नेक्स्ट आता है डिस्टर्ब्ड फैमिलीज़। डिस्टर्ब फैमिली में जैसे कि डाइवोर्स सिचुएशंस हो गई, या फिर अच्छे तरीके से जो रिलेशंस होते हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, या किसी चीज़ की कमी हो रही है। देखिए सारे पॉइंट्स ना आपस में एक चीज़ दूसरे से रिलेट करते हैं।
फैमिली इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन द इंडिविजुअल स्ट्रगल विद टाइम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स। कई बार काम के चक्कर में फैमिली को टाइम नहीं मिल पाता, प्राइवेसी नहीं मिल पाती, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती, जिससे कोई भी एक रिलेशन होता है वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज टूट जाती है, डाइवोर्स तक की बात आ जाती है। और लास्ट डिकेड्स में ये डाइवोर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, उनके बच्चों को भी सफ़र करना पड़ता है, प्लस कई बार होता है जो हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है बहुत ज़्यादा वर्किंग लोड उन पर आ जाता है, बहुत ज़्यादा काम की वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा ड्यूअल अर्निंग कपल्स का मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही काम करें तो उनके बच्चों को या आपस में भी उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता, और जब उनको सिर्फ सारा दिन वर्कलोड रहता है तो जिसकी वजह से स्ट्रेस और फटीग रहता है। फटीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका थका सा फील होना, सोकर भी उठ गए लेकिन फिर भी आपको टायर्डनेस है क्योंकि आप ऑब्वियसली अपने दिमाग से थक गए हैं। तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब फैमिलीज़ में देखने को मिलेंगी, स्पेशली जो यंग कपल्स होते हैं वो इन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद में तो मैच्योरिटी आ जाती है। जो यंग कपल्स होते हैं उनमें ये चीज़ अभी स्टार्टिंग में ही होता है, तो उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद में आता है अनएथिकल प्रैक्टिस। जब इतना सारा स्ट्रेस और ये सब चीज़ आती है ना, उसके बाद में अनएथिकल प्रैक्टिस होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लग जाना, ड्रग्स की हैबिट हो जाना, या फिर बूजिंग का मतलब होता है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर जाना। आपका वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फैमिली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसको आप हैंडल नहीं कर पाते तो फिर आप ये ड्रिंक वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ें इसमें आती हैं। कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, या फिर जो वर्क प्लेस पे रोमांस होता है। अब मानिए एक रिलेशनशिप है, अगर वो अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाते तो वो उनको एक जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो अपने ऑफिस में ढूंढने लग जाएंगे, या किसी तरीके का अट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से जो वर्क प्लेस रोमांस होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी फैमिलीज़ में डाइवोर्स की वजह बन जाती है। तो यही चीज़ें आपको पता है। प्लस आजकल ना लोगों को सक्सेस की इतनी भूख हो गई है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और ये चीज़ आपने सोशल साइट्स पे देखी होगी, स्पेशली फीमेल्स का आपने देखा होगा कि मतलब एक न्यूडनेस होती है ना वो लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो जाती है। साइट्स पे देख लीजिए, टिकटॉक पे देख लीजिए, या फिर जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह होती हैं, तो उनमें ये सब आपको देखने को मिलेगा। और आप मुझसे ज़्यादा मैच्योर हैं, मतलब ये चीज़ें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। सबको ना सक्सेस चाहिए होती है, चाहे हुक और क्रुक जैसे तैसे हो, बस सक्सेस चाहिए होती है। स्पेशली बॉलीवुड और जो मॉडलिंग करियर होता है ना, उसमें ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आई होप जो इस पॉइंट की साइड में समझाने का ट्राई कर रही हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वर्क हैंगओवर। वर्क हैंगओवर का मतलब ये है कि आपको मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपके पास में बहुत सारा काम है, इस वजह से आप मेंटली और फिजिकली एक जगह पे दोनों टाइम पे नहीं हैं। आप घर पे तो हैं लेकिन आपका जो वर्क लोड है वो घर से ज़्यादा आपका वर्क का प्रेशर है, तो आप घर पे भी उसी काम में लगे हुए हैं। तो मेंटली और फिजिकली आपका एक जगह पे होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। और ये सब की वजह से जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, मेंटली आप कहीं और है, फिजिकली आप कहीं और है, तो उस टाइम पे इरिटेटिंग होना होता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाइफ फैमिलीज़ पे पड़ने को मिल जाते हैं। या फिर नीड फॉर सम बेस्ड फॉर केयर फॉर एल्डरली। व्हेन वर्क लाइफ इम्बैलेंस इफेक्ट नेगेटिवली द एल्डरली केयर नीड्स इन द फैमिली। देखिए जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जैसे जो कपल्स होते हैं वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, तो उस टाइम पे जो उनके घर के बड़े और बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ को फेस करना पड़ता है। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन होती है कि काम को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार नहीं छोड़ा जा सकता। अब जहाँ पे हैं आपको वो चीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है। तो 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो या साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, सेकंड वन इज सोशियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशनल और फिजिकल कॉन्सिक्वेंस। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल है ना, ये अभी आपको समझाया उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास में जो वर्क है उसका बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर आपके पास में काफ़ी प्रेशर है, वर्क लाइफ बैलेंस आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप एज अ फ्रेशर कहीं किसी कंपनी में गए तो वहाँ पे MNCs में आपको बहुत वर्क करना पड़ता है, आपकी सैलरी ऐसे ही आपको नहीं मिल जाती। प्लस आपके पास हमें अपना वर्क भी होता है, अगर आप किसी के ट्रेनी होते हैं, आपके अंडर कोई टीम वर्क कर रही है तो आपको उनको भी देखना पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, आप MBA स्टूडेंट्स को देखिए, BTech वगैरह करके भी वो ना 10 to 15,000 की सैलरीज पे आजकल जॉब करते हैं, क्योंकि जॉब नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन है वो उनको नहीं मिल पाता, फैमिली के खर्चे नहीं चल पाते।
या फिर कुछ कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी आपको वो काम अपनी फैमिली के लिए करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो आपको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आप एक अलग तरीके के प्रेशर में रहते हैं। या तो फैमिली के प्रेशर में या पेरेंट्स के प्रेशर में आके आपको कई बार अनवांटेड चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो चीज़ आप नहीं करना चाहते या जिस फील्ड में आप नहीं जाना चाहते, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। इसके अलावा जो फिज़िकल आउटकम्स होते हैं, अब इतना सारा स्ट्रेस दिमाग में रहेगा तो ऑब्वियसली जो भी आपको इरिटेशन होती है उसकी वजह से आपको हेडेक रह सकता है, माइग्रेन हो सकता है, बीपी की दिक्कत आ सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आपको डायबिटीज़ की दिक्कत आ सकती है। तो ये जो फिज़िकल आउटकम्स होते हैं ना, कुछ ऐसी डिजीज़ आपके बॉडी में आने लग गई तो इसकी वजह से आप ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर एक्सेस में स्ट्रेस रहता है तो फर्टिलिटी पे भी काफ़ी दिक्कत आती है मैन वीमेंस में। तो ये एक तरीके का पेन होता है जो लोग काफ़ी हद तक फेस करते हैं। या फिर जो एक कपल है उनमें अगर फर्टिलिटी की दिक्कत होती है, बेबीज़ में दिक्कत होती है, तो वो भी एक तरीके का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके माइंड पे हो जाता है। तो ये आपको 4 टाइप्स मैंने आपको समझा दिए। ये आपकी जो बुक थी BPCG 172, इसके मैंने यूनिट 9 करवाई है। वैसे तो इसमें देखिए बहुत सारी यूनिट्स हैं, ऑब्वियसली सारी तो एग्ज़ाम से पहले नहीं हो पाएंगी। बाकी आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपका इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है कब, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से किसी का एग्ज़ाम है भी कि नहीं है, क्योंकि पता चले मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रही हूँ और इसका एग्ज़ाम किसी का आप में से है ही नहीं। तो ये यूनिट 9 मैंने अभी करवाई है। ऐसे ही हर एक यूनिट के 4 to 5 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे मैं उसको कंप्लीट करवा दूँगी टाइम रहते। एंड प्लीज़ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए, और जितना अच्छे चैनल को शेयर कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।